अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आप जब पंजाब से सुबह सिंध में दाखिल हों और कराची की जानिब सफ़र करें तो कराची से पहले पाकिस्तान के एक बड़े शहर हैदराबाद से गुज़रते हैं। ये शहर अपने अंदर एक बहुत बड़ी तारीख़ रखता है। इसका शुमार पाकिस्तान के कदीम शहरों में होता है। इसकी तारीख़ काफ़ी पुरानी है, मगर इसकी जुग़राफ़ियाई हैसियत की वजह से पाकिस्तान के बाकी सूबों के लोग इसे बहुत कम जानते हैं, क्योंकि दीगर सूबों से गुज़रने वाले लोग शहर से बाहर ही गुज़र जाते हैं। आज जिस जगह हैदराबाद शहर है, इस मकाम पर माजी में नेहरून कोट था। मौजूदा हैदराबाद की बुनियाद मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने रखी थी। इस शहर का पुराना नाम नेहरून कोट था, जिसे राजा नेहरून ने आबाद किया था। इसकी एक बेटी निगार भी थी। मोहिबुल्लाह बकरी लिखते हैं कि हैदराबाद दरअसल नेहरून के नाम से मशहूर है। मुग़लों की फ़तह के बाद ये शहर हैदराबाद कहलाने लगा। एक रिवायत ये भी है कि इसे ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने ये नाम दिया था, मगर ये बात मुस्तनद है कि हैदराबाद में गंजे टक्कर यानी गंजी चट्टान पर एक किला पक्को किलो उर्फ़ आम में पक्का किला बनवाया था, ताकि दुश्मनों से महफूज रहा जाए। इस किले को पक्की ईंटों और मिट्टी के गारों से तैयार किया गया था। इसकी शान व शौकत के किस्से कई किताबों में दर्ज हैं। इस किले से जुड़ी कई तारीख़ी वाक़यात भी तारीख़ के इन औराक में दर्ज हैं, जिनके बग़ैर सिंध की तारीख़ नामुकम्मल है। महल और किले कैसे होते हैं, इन्हें जब तक अपनी आँखों से ना देखा जाए तब तक अंदाज़ा नहीं होता। इंसानी तहज़ीब की कहानी को पढ़ा जाए तो इसमें किले, महल और दीगर आलीशान इमारतें दुनिया के हर खित्ते में नज़र आ जाती हैं। अपने अपने अदवार में अवाम पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों ने जहाँ इन किलों में रहकर राज किया है, वहाँ उन्होंने ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए भी मुख्तलिफ़ मकामात पर किले बनवाए। मगर आज इन किलों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि वक्त के ज़ोर के आगे ये किले अपने घुटने टेक चुके हैं। किलों की दुनिया जहाँ रंगीनियों से भरपूर हुआ करती थी, वहीं महलाती साजिशों के किस्से भी इन्हें किलों की ऊंची दीवारों और हरम के अंदर पनपते रहते थे। फिर एक रोज़ ऐसा भी आता है कि तख्त गिराए जाते हैं और ताज उछाले जाते हैं। लिहाजा ये किले ऐसे वीरान हो जाते हैं जैसे कभी आबाद थे ही नहीं। पक्का किला आज भी जीती जागती हकीकत अपनी खस्ता हाली और तबाही के बावजूद हैदराबाद शहर के वस्त में मौजूद है। माजी में फ़न तामीर के माहिरीन की अज़मत और सिंध के अजीम तालपुर हुक्मरानों की याद दिलाता है। लेकिन एक निहायत तल्ख़ हकीकत ये है कि इस खित्ते की काबिल रश्क माजी की याद दिलाने वाला ये अजीम किला हुक्मरानों की अदम तवज्जो और मुजरमाना गफलत के बाइस तबाही के दहाने पर है, या ये कहें कि तबाह हो गया तो गलत नहीं होगा। अपने दौर में ये किला बिलाशुबा शान व शौकत की अलामत समझा जाता था। इसकी बाक़ियात में एक द्यो हैकल दरवाज़ा अपनी ज़बूं हाली की दुहाई देता नज़र आता है। ये किला तारीख़ी वाक़यात का गवाह है, जिसने अपने वक्त के कई ताकतवर हुक्मरानों का उरूज और फिर ज़वाल देखा। किले की बाक़ियात आज भी इसके शानदार माजी से लेकर इसकी मौजूदा हालत ज़ार की कहानी बयान करती नज़र आती हैं। जब 1768 में कलोड़ों ख़ानदान के हुक्मरान मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने सिंध के कदीम कस्बे नेहरून कोट के मकाम पर हैदराबाद शहर की बुनियाद रखी, तो इसे नए शहर की तामीर के दौरान ही ये तारीख़ी किला गंजे नामी पहाड़ी पर तामीर किया गया। तारीख़ी दस्तावेज़ के मुताबिक इस किले की तामीर दीवान गद्दूमल की ज़ेर निगरानी हुई, जो मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ों के एक काबिल दरबारी थे। कहा जाता है कि इस काम के लिए इन्हें मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ों की जानिब से 2 कश्तियाँ भर कर सरमाया दिया गया था और वो किले की तामीर के दौरान यही मुकीम रहे। इस अजीम शान किले की तामीर में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इसे सिंधी में पक्को किलो और उर्दू में पक्का किला कहा जाने लगा। ये किला कभी बागात, बड़े महलात, दरबारों और दीगर खूबसूरत तामीरात से
भरा हुआ था। 33 एकड़ पर कायम ये किला किसी शाहकार से कम नहीं था। ये किला मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो की पाया तख्त था, जहाँ से वो अपने नए दारुल हुकूमत हैदराबाद को फलता फूलता देख सकते थे। लेकिन सिर्फ 3 से 4 साल के दरमियान ही इनकी अचानक वफ़ात के बाद कलोड़ा दौर की तंज़िली का आगाज़ हो गया। बलोच सरदारों के कत्ल और इलाके में अदम एतमाद की फ़ज़ा फैलने के बाइस हालात इस नहज पर पहुंच गए कि एक बलोच कबीले टालपुर और कलोड़ों के बीच 1782 में खूनरेज़ी जंग हुई। इस लड़ाई में टालपुरों की क़यादत मीर फ़तेह अली ख़ान टालपुर ने की और इन्हीं की क़यादत में कलोड़ा दौरे हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। मीर फ़तेह अली ख़ान टालपुर की दौरे हुकूमत में किले ने शान व शौकत की बुलंदियां देखीं, नई इमारतें तामीर कराई गईं और पुरानी इमारतों की तज़ीन व आराइश की गई। इस अजीम किले की दीवारें पक्की ईंटों और पत्थरों से तामीर की गईं, जो गैर मामूली चौड़ाई की वजह से लगभग आधे मुरब्बा मील पर फैली हुई थीं। किले में 1800 के करीब पुरआसाइश इमारतें हैं, जिनमें से अक्सर सिंध के उमरा के महलात हैं। किले की हिफाजत के लिए एक बुलंद व बाला मीनार भी तामीर किया गया, जिसमें ऊपर तक पहुंचने के लिए 74 ज़ीने हैं। सिंध के तारीख़ नवीस डॉक्टर नबी बख्श बलोच लिखते हैं कि नेरून कोट में एक कदीम किला था जो ख़त्म हो गया था। यहाँ नए किले की तामीर के लिए खुदाई के दौरान कुछ इंसानी ढांचे भी निकले। डॉक्टर बलोच के मुताबिक नेरून 6ठी सदी ईस्वी में राय घराने की हुकूमत में ब्रह्मनाबाद के गवर्नर के ज़ेरे इंतज़ाम था। 7वीं सदी में इसका हाकिम एक बुत बख्शू था। फ़ौजी अहमियत की वजह से राजा दाहिर का बेटा जयसीना यहाँ आता था। मिर्ज़ा गुल हसन नई ज़िंदगी जज़ीरे में लिखते हैं कि हैदराबाद का पक्का किला मिट्टी और चूने से बनाया गया था। किले की तामीर का काम शफ़ी मोहम्मद मुल्तानी और दीगर कारीगरों ने मिलकर किया और इनकी निगरानी मिर्ज़ा अहमद खरासानी कर रहे थे। इस दौर में कारीगरी की उजरत 10 पैसा और मज़दूरों की 6 पैसा थी। वो लिखते हैं कि मियाँ गुलाम शाह ने एक दिन महफ़िल लगाई, जिसमें किले की तारीफ़ में कसीदे पेश किए गए, शायरों को इनाम से नवाजा गया। इस मजलिस में नेरून कोट का नाम हैदराबाद तजवीज़ किया गया। मेजर जनरल हेग लिखते हैं कि अब कब्रों को साफ़ करके मैदान बना दिया गया था। मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों ने इस किले में 1770 से रहना शुरू किया। सन 1772 में इन पर फालिज का हमला हुआ और इनकी मौत हुई। माहिरीन के मुताबिक आम लोगों का इस वक्त ख्याल था कि चूँकि उन्होंने बुज़ुर्गों की कब्रों को मसमार किया, इसीलिए इन पर बीमारी का हमला हुआ। हैदराबाद की तारीख़ के मुसन्निफ़ हुसैन बादशाह लिखते हैं कि किले के दाखिली दरवाज़े के लिए एक बड़ी मेहराब बनाई गई थी, जिसके नीचे संगे मरमर की तख्ती लगाई गई। इस तख्ती पर मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो के नाम और किले की तामीर का साल 1182 हिजरी तहरीर था। इनके बकौल दरवाज़े के ऊपर एक छोटी मेहराब बनाई गई थी। इन मेहराबों पर रंगीन गुलकारी की गई थी, जबकि शाही दरवाज़ा 1 फुट चौड़ी लकड़ी से बनाया गया था, जिस पर नक्श निगारी के साथ बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थीं, ताकि हमला आवर आसानी के साथ दाखिल ना हो सके। कलोड़ा ख़ानदान के बाद हैदराबाद और इसका किला तालपुर ख़ानदान के ज़ेरे इंतज़ाम रहा, जिन्होंने इसमें जहां मज़ीद इमारतें तामीर करवाईं, वहीं इनकी रंगीनी में इजाफ़ा किया। किताब हैदराबाद की तारीख़ के मुसन्निफ़ हुसैन बादशाह लिखते हैं कि किले के अंदर मीर नसीर ख़ान ने एक हवेली तामीर कराई, जिसमें दरबार लगाया जाता था, जिसके आंगन, सुतूनों और अंदरूनी छत पर नफीस नक्श निगारी मौजूद थी और दीवारों पर तस्वीर बनाई गई थीं, जिसमें मुग़लिया तर्ज की तरह मीरों के दरबार को दिखाया गया था। हुसैन बादशाह ने अपनी किताब में जेम्स ब्रिंस का हवाला दिया है, जिसमें ब्रिंस लिखते हैं कि मैं कई गलियों से होता हुआ एक खुले सहन में पहुंचा, जहां कई खुश पोशाक सिंधी खड़े थे। मैंने जूते उतारे और मीरों के सामने पेश हुआ। मीरों ने खुशनुमा लिबास पहन रखा था। वो एक शानदार कमरे के कोने में निसफ गोलाई में बैठे थे। कमरा ईरानी कालीन से सजा था।
مسند سفید رنگ کی ریشمی کپڑے سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے مخمل کا طویل تکیہ موجود تھا۔ قلعے کے درمیان میں ایک ٹاور موجود تھا جو شاہی دروازے کے بالکل سامنے تھا، جس کے اندر گول سیڑھیاں تھیں۔ شاہی دروازے کے قریب ٹکسال بنائی گئی تھی جہاں سونے، چاندی اور تانبے کے سکے بنائے جاتے تھے۔ حیدرآباد کے اس قلعے کی صورتحال ٹالپور دور حکومت میں خستہ ہونا شروع ہو گئی، جس کا پتہ خود انگریز فوجی افسران اور سیاحوں کی تحریروں سے ملتا ہے۔ جیمز برنس لکھتے ہیں کہ قلعے کی دفاع کے لیے سپاہیوں کا ایک چھوٹا دستہ تعینات تھا۔ کئی قبیلوں کے سردار بھی مستقل قلعے میں رہتے تھے۔ قلعے کی دیواروں میں کئی سوراخ تھے، جس کی وجہ سے توپوں کے ذریعے ایک دو گولوں سے قلعے کا کوئی بھی حصہ گرایا جا سکتا تھا۔ قلعے کی دیواروں پر 70 توپیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے صرف 8 یا 10 کارآمد ہیں، باقی صرف دکھانے کے لیے موجود ہیں۔ الیگزینڈر برنس لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کی آبادی 20,000 تھی۔ لوگوں کی اکثریت جھونپڑیوں میں رہتی ہے، جبکہ امیر کا اپنا گھر بھی عام سا ہے۔ قلعہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا ہے جس کے چاروں اطراف 10 فٹ اور 8 فٹ گہری کھائی ہے۔ قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے لکڑی کا پل بنا ہوا ہے۔ دیواریں پکی اینٹوں سے بنی ہیں، جبکہ اونچائی 25 فٹ سے زائد ہے، جو زبوں حالی کا شکار ہے۔ سیم انہیں متاثر کر رہی ہے۔ اگر سیڑھیاں رکھ کر اس پر حملہ کیا جائے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حیدرآباد کے قریب میانی کے میدان میں ٹالپوروں کی فوجوں کو سر چارلس نیپیر کی قیادت میں انگریز فوج نے شکست دی، جس کے بعد اس قلعے پر قبضہ کر لیا گیا۔ انگریزوں نے میروں کو اس قلعے میں قید کیا تھا۔ قلعے کے زوال کا آغاز 1843 میں ہوا، جب چارلس نیپیر کی سربراہی میں برطانوی فوج نے چڑھائی کر دی، جس کے بعد میر ٹالپوروں کے جنگجوؤں اور فرنگیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس لڑائی میں ٹالپوروں کو شکست دینے کے بعد قلعے پر برطانوی فوج نے قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے دوران ہونے والے دھماکوں کے سبب کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں، جبکہ بہت سی عمارتوں کو جنگی ساز و سامان رکھنے اور فوجی بیرکوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد مہاجرین کی بڑی تعداد کی آمد کے باعث حکام نے قلعے کو عارضی کیمپ میں تبدیل کر دیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ عارضی کیمپ ایک بے ہنگم صورت اختیار کرتا گیا۔ لوگوں کی جانب سے قلعے پر قبضے اور غیر قانونی تعمیرات بھی قلعے سے جڑے مسائل میں سے ایک تھے۔ حکومت کی جانب سے 90 کی دہائی میں کی جانے والی کوششوں کے باوجود لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھے، حالانکہ اس میں رہنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آج بھی نکاسی و آب کا کوئی مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث یہ پکا قلعہ روز بروز خستہ حالی اور تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ قلعے کا برائے نام حصہ ہی اب اصل حالت میں برقرار ہے۔ اس کا شاہی بازار کی جانب کھلنے والا مغربی دروازہ انتہائی خستہ حالت میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی عمارت ہے جو کبھی ٹالپوروں کے زیر استعمال ہوا کرتی تھی اور بعد میں اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ قلعے کی دیواروں پر بنائے گئے انمول نقش و نگار ماہ و سال کی سختیوں کی وجہ سے تقریباً مٹ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ میوزیم سے کئی نوادرات چوری ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس قلعے سے ہر سال ماہ محرم میں ایک ایسا جلوس بھی نکالا جاتا ہے جو ایک انگریز سے منسوب ہے۔ قدم مبارک مولا علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت بھی قلعے کے پاس ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بابری مسجد کے سانحے کے بعد ایک مشتعل ہجوم نے اس عجائب گھر پر حملہ کر دیا اور اس واقعے میں بہت سے نوادرات کو غیر معمولی نقصان پہنچا۔ قلعے کے بائیں جانب ایک خیمے نما جگہ ہے جو کبھی شاہی استبل ہوا کرتا تھا۔ یہ استبل بھی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس میں موجود کچرے کے ڈھیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کا استعمال کچرا کنڈی کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ عمارت کی دیواریں آہستہ آہستہ گرتی جا رہی ہیں، جبکہ لوگ اس کے اندر اور اس کی دیواروں کے سائے تلے اب بھی رہائش پذیر ہیں اور یہاں رہائش پذیر افراد کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔
اس قدیم ورثے کا تحفظ اور فوری بحالی سندھ کی قدیم اور تاریخی شناخت قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ قلعے کو اس کی اصل حالت میں محفوظ کرنا ہی اس کی اصل بحالی ہوگی، اور اس ضمن میں ان اسباب کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے جو اس قلعے کی تباہی کا سبب بنے، جن میں ماحولیاتی تبدیلیاں، برساتی پانی کا جمع ہونا، نکاسی آب کا فقدان، جنگلی پودوں کی افزائش اور خاص طور پر مجرمانہ انسانی غفلت قابل ذکر ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تباہ ہو گیا اسے تو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن جو کچھ باقی ہے اسے بحال کرانے اور بچانے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے، ورنہ پکا قلعہ جیسا قدیم انمول ورثہ پہلے ہی صفحۂ ہستی سے مٹ کر صرف کتابوں کی صفحات تک محدود رہ جائے گا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ قلعے کے ہر پہلو کو اجاگر کیا جائے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔